हमारा अगला क्वेश्चन है, गिव एन आउटलाइन ऑफ द मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल ऑफ द आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन से क्रेडिट कंट्रोल के मेथड्स यूज करता है? ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है हमारे एग्जामिनेशन में 2005, 11, 12, 14, 16, 18। दैट मीन्स इससे आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस क्या है आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। वैसे ये क्वेश्चन आप लोगों ने पिछले कई बार के सब्जेक्ट्स में भी पढ़ा हुआ है, कवर अप किया हुआ है, फिर भी स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट कंट्रोल एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है किसी भी सेंट्रल बैंक के लिए। सेंट्रल बैंक इन द सेंस एपेक्स बैंक ऑफ एनी कंट्री। हमारे देश का एपेक्स बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंक्स का भी बैंक्स है, बैंक ऑफ ऑल बैंक्स। तो क्रेडिट कंट्रोल, मार्केट में क्रेडिट का कंट्रोल हो, मार्केट में लोन बहुत ज़्यादा ना हो जाए, ये कंट्रोल करने का भी दायित्व और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। सिंस बैंक क्रेडिट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाइंग ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई हैज़ टू बी रिड्यूस्ड एंड ड्यूरिंग रिप्रेशन इट हैज़ टू बी इंक्रीज। ऑब्वियस सा बात है, जब मार्केट में इन्फ्लेशन हो और उस सिचुएशन में अगर आप मनी का सप्लाई क्रेडिट के थ्रू, दैट मीन्स बैंक क्रेडिट के थ्रू, बैंक के लोन के थ्रू अगर मार्केट में आप मनी का सप्लाई बढ़ा देते हैं महंगाई के सिचुएशन में, दैट सिचुएशन आपका महंगाई और भागेगा ऊपर की तरफ। दैट मीन्स अगर आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, महंगाई कंट्रोल करना है, तो मार्केट में जो बैंक क्रेडिट का जो पैसा घूम रहा है, जो फ्लो कर रहा है लोन का पैसा, उसको आपको लिटिल बिट कंट्रोल करना होता है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। क्यों? अगर आप मनी का सप्लाई रिड्यूस करोगे मार्केट में, इकोनॉमी में, तभी इन्फ्लेशन लिटिल बिट कंट्रोल में आएगा। और अगर डिफ्लेशन का पीरियड हो, इन्फ्लेशन का उल्टा सिचुएशन हो, इन दैट सिचुएशन मार्केट में मनी का सप्लाई बढ़ाना पड़ता है, फंड पंप करना पड़ता है इकोनॉमी में, तो दैट डिफ्लेशन के सिचुएशन से इकोनॉमी बाहर आए। तो डिफ्लेशन में फंड पंप इन करना पड़ता है, डिफ्लेशन में मनी का सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज करना पड़ता है, और इन्फ्लेशन के सिचुएशन में, महंगाई के सिचुएशन में फंड पंप आउट करना पड़ता है, या एक तरीके से मनी सप्लाई कंट्रोल करना पड़ता है। द मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। क्रेडिट कंट्रोल का जो ये दो मेथड है, ये दो ग्रुप्स हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला है क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड सेकंड है क्वालिटेटिव मेथड्स। ठीक है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। Quantitative methods are intended to control total volume of credit, whereas qualitative methods are directed to control the volume of credit going to the specific sectors of the economy। मतलब कि कुछ क्वालिटेटिव मेथड्स भी यूज़ किए जाते हैं और कुछ क्वांटिटेटिव मेथड्स भी यूज़ किए जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा टू क्रेडिट कंट्रोल द मार्केट। मार्केट में जो हमारा क्रेडिट का पैसा घूम रहा है, बैंक के लोन का पैसा घूम रहा है, मनी का जो फ्लो है, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ क्वांटिटेटिव और कुछ क्वालिटेटिव मेथड्स यूज़ किए जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। जो क्वांटिटेटिव मेथड्स होता है वो यूज किया जाता है इसलिए कि सो दैट मार्केट में जो टोटल वॉल्यूम है क्रेडिट का, मार्केट में जो टोटल वॉल्यूम है बैंक लोन के पैसे का, उसको कंट्रोल किया जाए। और क्वालिटेटिव मेथड्स यूज़ किया जाता है टू कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट गोइंग टू द स्पेसिफिक सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। मतलब क्वालिटेटिव मेथड्स यूज़ किया जाता है सेक्टोरल बेसिस पर क्रेडिट कंट्रोल के लिए, और क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज़ किया जाता है इन टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंट्री के क्रेडिट कंट्रोल के लिए। तो क्वांटिटेटिव मेथड के थ्रू पूरे के पूरे सिस्टम में जो अधिक वॉल्यूम ऑफ मनी, अधिक वॉल्यूम ऑफ फंड घूम रहा है, उसको कंट्रोल करना। और क्वालिटेटिव मेथड्स के थ्रू सेक्टोरल बेस्ड, दैट मीन्स सेक्टर बेस्ड, इसकी सेक्टर में वॉल्यूम ऑफ मनी, वॉल्यूम ऑफ बैंक क्रेडिट ज़्यादा है, वो कंट्रोल करने के लिए। तो सेक्टोरल बेस्ड कंट्रोल के लिए क्वालिटेटिव, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट कंट्रोल के लिए क्वांटिटेटिव। पहला है क्वांटिटेटिव मेथड्स।
क्वांटिटेटिव मेथड्स में आता है पहला आपका बैंक रेट, द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक रीडिस्काउंट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर एलिजिबल पेपर्स presented to it by the commercial banks is called the bank rate. It's the lending rate of the central bank. बैंक रेट का सिंपल सा मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस रेट पर फंड देती है, जिस रेट पर फंड अवेलेबल करती है कॉमर्शियल बैंक्स के लिए बाय वे ऑफ लोन, दैट मीन्स कि कॉमर्शियल बैंक्स जिस रेट पर लोन लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, उसी रेट को कहा जाता है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? जिस रेट पर कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स लोन लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, वो होता है बैंक रेट। ड्यूरिंग बूम सच रेट्स आर इंक्रीज्ड। बूम के सिचुएशन में, मार्केट में, इकोनॉमी में बूम का सिचुएशन हो, इसको इंक्रीज किया जाता है। द लेंडिंग रेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स विल आल्सो इंक्रीज, पीपल टेक लेस लोन्स। मार्केट में जब बूम का सिचुएशन हो तो उस सिचुएशन में ये जो रेट होता है लेंडिंग रेट, जिस रेट पर कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जाकर लोन लेते हैं, ये रेट बढ़ा दिया जाता है। दैट मीन्स ये जो लेंडिंग रेट है, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स लेंगे लोन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, इसको इसलिए बढ़ा दिया जाता है ताकि मार्केट में फ्लो ऑफ फंड कम हो जाए, लोन का फंड जो मार्केट में रोटेट कर रहा है वो कम हो जाए, सो दैट कि लोग कम लोन लें, और जब लोग लोन कम लेंगे तो बैंक का क्रेडिट घटेगा। और जब मार्केट हमारा डिप्रेशन के पीरियड में हो, बूम नहीं डिप्रेशन के पीरियड में स्लो डाउन हो, मार्केट इकोनॉमी ग्रो ना कर रहा हो, इकोनॉमी स्लो चल रहा हो, उस सिचुएशन में इसका उल्टा कर दिया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कम रेट पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कम रेट पर कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स को लोन दे देता है, सो दैट कि लोग अधिक से अधिक लोन लें और मार्केट में फंड अधिक फ्लो करे। है समझ में? नेक्स्ट पॉइंट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस का सिंपल सा मतलब है कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक उसको कहें, वो जब मार्केट में परचेज और सेल करने लगता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का और भी कुछ अदर एलिजिबल पेपर्स होते हैं, इन सब सिक्योरिटीज़ का जब मार्केट में परचेज और सेल करने लगे, उसे कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का सिंपल सा मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक, उसको जो भी कहा जाए, वो जब मार्केट में परचेज और सेल करने लगता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का या अदर एलिजिबल सिक्योरिटीज़ का, वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंदर में आता है। व्हेन दिस सिक्योरिटीज आर सोल्ड दे आर परचेज्ड बाय बैंक और नॉन बैंक पब्लिक। जब ये सिक्योरिटीज सेल किए जाते हैं, व्हेन दिस सिक्योरिटीज आर सोल्ड दे आर परचेज्ड बाय बैंक और नॉन बैंक पब्लिक। दैट मीन्स कि मार्केट में जब ये सिक्योरिटीज सेल किए जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, दैट मीन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करने के लिए उतरता है, उसे खरीदता कौन है? उसे खरीदते हैं बैंक्स और नॉन बैंक पब्लिक। या तो बैंक खरीदता है या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खरीदते हैं कई बार। बोथ लूज एक्सेस रिजर्व। और जब वो गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ को खरीदते हैं ना, तो उनके पॉकेट में जो पैसा रहता है वो क्या हो जाएगा? खर्चा हो जाएगा। बैंक्स अगर आगे बढ़ के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लाए गए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज करें, तो अल्टीमेटली क्या होगा? कमर्शियल बैंक्स के पॉकेट से या नॉन बैंकिंग पब्लिक के पॉकेट से पैसा घटेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना पैसा कहाँ लगा दिया? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज करने के लिए, जो कि आरबीआई के द्वारा लाया गया था। तो इसके कारण क्या होगा? कैपेसिटी टू गिव लोन गेट्स रिड्यूस्ड। इसके कारण क्या होगा? जब बैंक अपना पैसा लगा देगा, जब बैंक्स अपना पैसा लगा देंगे, किसमें? कमर्शियल बैंक्स अपना पैसा लगा देंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लाए गए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदने में, तो उनके पास खुद का फंड कम हो जाएगा। जब खुद के पास पैसा कम हो जाएगा तो पब्लिक को, जनरल पब्लिक को क्या लोन दे पाएंगे? नहीं। लोन देने की उनकी कैपेसिटी घट जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? इकोनॉमी में फंड फ्लो बाय क्रेडिट अपने आप घट जाएगा। इसी का उल्टा होता है डिफ्लेशन के पीरियड में, जब महंगाई ना हो और इकोनॉमी को ऊपर लाना हो। डिप्रेशन के पीरियड में, उस सिचुएशन में क्या करेगा? उस सिचुएशन में सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है आपका,
वो खुद मार्केट में आके खरीद लेता है सिक्योरिटीज़ को। दैट मीन्स पैसा दे के खरीद लेता है सिक्योरिटीज़ को, तो वो पैसा किसके पास आ जाता है? कमर्शियल बैंक्स के पास में। इन्फ्लेशन के पीरियड में क्या होता है, जब आपका महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हो, इकोनॉमी बूम पे हो, उस सिचुएशन में कमर्शियल बैंक्स के हाथों में पैसा कम हो जाए, इसके लिए एक तरीका होता है कि आरबीआई अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचती है कमर्शियल बैंक्स को और उनसे पैसा ले लेती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में पैसा आ जाता है किसका? कमर्शियल बैंक्स का। और कमर्शियल बैंक्स के हाथों में पैसा घट जाता है, तो लोन देने की उनकी कैपेसिटी घट जाती है जनरल पब्लिक को। और डिफ्लेशन के पीरियड में जब उल्टा सिचुएशन हो, जब डिफ्लेशन का पीरियड हो, डिप्रेशन का पीरियड हो, उस सिचुएशन में जब ज़रूरत हो कि इकोनॉमी में पैसा अधिक फ्लो करे, तो उसमें उल्टा केस करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसमें दूसरा रास्ता अपनाती है, जस्ट इसका उल्टा रास्ता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? वो कहती है कि हम मार्केट में जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, जो भी कमर्शियल बैंक के पास में सिक्योरिटीज़ हमारे पड़े हुए हैं, हम उसको वापस खरीदना चाहते हैं। तो वापस जब खरीदेगी तो पेमेंट करेगी कमर्शियल बैंक्स को। कमर्शियल बैंक को जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पेमेंट करेगी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में पैसा, कमर्शियल बैंक के पास में पैसा आएगा, और कमर्शियल बैंक्स वो पैसा यूज़ करके, क्योंकि उनका कैपेसिटी बढ़ जाएगा, उनका फंड बढ़ जाएगा, तो उस पैसे से वो क्या करेंगे? अधिक लोन दे पाएंगे जनरल पब्लिक को। और जब अधिक लोन देंगे जनरल पब्लिक को, तो जनरल पब्लिक के हाथ में पैसा जाएगा, तो फंड का फ्लो बढ़ जाएगा आपकी इकोनॉमी में। नेक्स्ट आता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? द अमाउंट ऑफ मनी दैट द कमर्शियल बैंक नीड टू कीप इन द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री एज अ सिक्योरिटी ऑफ द डिपॉजिट केप्ट बाय नॉन बैंक पब्लिक इज कॉल्ड CRR. The amount of money that the commercial bank need to keep in the central bank. कैश रिजर्व रेशियो का सिंपल सा मतलब है, ये वो परसेंटेज ऑफ मनी होता है, या ये वो अमाउंट ऑफ पैसा होता है जो कि ज़रूरी होता है कि कमर्शियल बैंक मेंटेन करके रखे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में। वो अमाउंट ऑफ मनी जो कि ज़रूरी होता है कि कमर्शियल बैंक मेंटेन करके रखे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो कहा जाता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट आता है SLR। स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या होता है? जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं ना, उन्हें एक सर्टेन परसेंटेज मेंटेन करके रखना पड़ता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में। इस चीज़ का सर्टेन परसेंटेज, जितना टोटल डिमांड है और जितने टाइम लायबिलिटीज़ हैं, उसका एक सर्टेन परसेंटेज मेंटेन करके रखना पड़ता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में। दैट मीन्स जितना मार्केट में टोटल डिमांड है और जितने टाइम लायबिलिटीज़ हैं, उसका 20.5% मेंटेन करके रखना पड़ता है कमर्शियल बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में। ये होता है SLR। और SLR को यूज़ किया जाता है बढ़ा के, घटा के, इंक्रीज या डिक्रीज करके मार्केट में क्रेडिट के एक्सपेंशन को रोकने और बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट का सिंपल सा मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पे, रेपो रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पे, और रेपो रेट का अगर आप ब्रेक करो दो पार्ट्स में, रे पो, RE, री एंड पो, दैट मीन्स री परचेज रेट। रेपो रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक्स को। कैसे? बाय रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ कमर्शियल बैंक्स। सिंपल सा बात है, रेपो रेट का मतलब ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है शॉर्ट टर्म के लिए जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है लोन कमर्शियल बैंक्स को। और कैसे प्रोवाइड करता है, किस चीज़ के बदले में? बाई रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ कमर्शियल बैंक्स। नेक्स्ट,
क्वालिटेटिव मेथड्स। क्वालिटेटिव मेथड्स क्या होता है? मैंने बताया था क्वांटिटेटिव मेथड्स वो मेथड्स होता है, क्वांटिटेटिव मेथड्स वो मेथड्स होता है जिसके थ्रू टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट जो आपकी इकोनॉमी में है उसको कंट्रोल किया जाता है। और क्वालिटेटिव मेथड्स वो मेथड्स होता है जिसके थ्रू सेक्टर बेस्ड मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ, सेक्टर बेस्ड, दैट मीन्स सेक्टर बेस्ड सेक्टोरल क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है। मतलब किस किस सेक्टर में क्रेडिट कंट्रोल की ज़रूरत है उसको देखते हुए जब आरबीआई कुछ मेथड्स यूज़ करता है उसे कहा जाता है क्वालिटेटिव मेथड्स। पहला है डिफरेंशियल बैंक रेट। क्वालिटेटिव मेथड्स में पहला पॉइंट है डिफरेंशियल बैंक रेट। क्या होता है ये? कई बार सेंट्रल बैंक्स जो है ना वो डिफरेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, इसलिए फॉर डिफरेंट एलिजिबल पेपर्स, दैट मीन्स अलग अलग सिक्योरिटीज़ के बदले में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके थ्रू वो अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग तरीके से क्रेडिट कंट्रोल कर देता है। सेकंड, वेरिएशन इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट, यहाँ पे टर्म यूज़ किया गया मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन का सिंपल सा मतलब होता है ये वो परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर होता है जो कि पे करना पड़ता है परचेजर के द्वारा, और वो भी कैश में। मार्जिन मतलब वो परसेंट ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर जो पे करना पड़ता है जो परचेज कर रहा है उसके द्वारा। और जब मार्जिन परसेंटेज बढ़ा दिया जाता है तो मार्केट में बैंक का जो क्रेडिट है वो हट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। सेंट्रल बैंक क्या करता है? कंज्यूमर क्रेडिट समझते हो ना आप लोग? कंज्यूमर गुड्स के लिए जो उधारी लिया जाता है वो होता है कंज्यूमर क्रेडिट, लाइक टीवी, फ्रिज, मोबाइल, इन सारी चीज़ों के लिए। मतलब कंज्यूमर गुड्स के अगेंस्ट में जब लोन लिया जाता है और बाद में ईएमआई की वजह से पे किया जाता है वो होता है कंज्यूमर क्रेडिट। तो कई बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना कंज्यूमर क्रेडिट को कंट्रोल करता है। द सेंट्रल बैंक कैन रेगुलेट द क्रेडिट एक्सटेंडेड टू परचेज ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। मतलब कंज्यूमर गुड्स खरीदने के लिए कई बार लोग लोन लेते हैं, टीवी, एसी, फ्रिज, लैपटॉप, इन सारी चीज़ों को परचेज किया जाता है क्रेडिट पे, बाद में ईएमआई के टर्म्स में पेमेंट किया जाता है। कई बार इसको भी कंट्रोल करना चाहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वो रेगुलेट करता है। कैसे? बता देता है, सिंपली डायरेक्ट बता देता है कि मिनिमम इतना आपको डाउन पेमेंट करना होगा, या फिर यूँ कहें यह बता देता है कि इतने ही नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स में आपको पेमेंट कर देना होगा। तो इसके थ्रू क्या कर देता है? कंट्रोल। फॉर एग्जांपल आप लेटर सपोज 10 इंस्टॉलमेंट्स में आप अपने लैपटॉप का पेमेंट कर देते हैं, बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ रेगुलेशंस ला दिया लैपटॉप के अगेंस्ट, कंज्यूमर गुड्स के अगेंस्ट, लैपटॉप का पेमेंट आपको 5 टाइम्स में ही कर देना होगा। 10 महीने का आपको मौका नहीं मिलेगा, 5 महीने के अंदर में आप जितने का भी लैपटॉप ले लो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे? अल्टीमेटली आप डाउन पेमेंट या तो बढ़ा दोगे। कई बार ऐसा होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोल देता है कि डाउन पेमेंट इतना जितने का वैल्यू है, जिस वैल्यू का कंज्यूमर गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स का जो वैल्यू है उसका इतना परसेंटेज, मतलब वो परसेंटेज बढ़ा देता है कि इतना परसेंट तो आपको डाउन पेमेंट करना ही पड़ेगा। ये भी एक तरीका होता है लोगों का के पास में कंज्यूमर गुड्स कम खरीदा जाए बाय वे ऑफ लोन, या लोग कंज्यूमर गुड्स कम खरीदें, इसको कंट्रोल करने के लिए वो जस्ट शर्तें बदल लेता है कि इतना नहीं इतना ही नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स में आपको पेमेंट कर देना होगा, या पहले कम आप डाउन पेमेंट करते तभी ज़्यादा पेमेंट करना होगा, सो दैट टू डिस्करेज द कस्टमर्स टू परचेज कंज्यूमर गुड्स। नेक्स्ट, इंपोर्ट प्री डिपॉजिट रिक्वायरमेंट्स। The central bank may specify the importers to deposit a predetermined part of the value of imports, while
applying for import licenses. सेंट्रल बैंक कई बार क्या करता है, इंपोर्टर्स को बता देता है बाकायदा कि प्री डिटरमाइंड, पहले ही बता देता है कि इतना पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा इंपोर्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई करने से पहले। इसके कारण क्या होगा, क्रेडिट घट जाएगा मार्केट में और इंपोर्ट वैल्यू घट जाएगा, मतलब बाहर से जो सामान आते हैं वो आने कम हो जाएंगे आपके इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहले ही कह दिया है कि जितने वैल्यू का, मतलब जितने टोटल वैल्यू का आप मंगा रहे हो, बाहर से इंपोर्ट करवा रहे हो सामान, उसका इतना परसेंटेज आपको पहले ही पे कर देना होगा। नेक्स्ट, क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग क्या होता है? सेंट्रल बैंक कई बार क्या करता है, डायरेक्ट करता है कमर्शियल बैंक्स को नॉट टू ग्रांट क्रेडिट बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। कई बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स को बाकायदा बोल देता है कि आप लोन दे सकते हो पर इन स्पेसिफिक सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट में ही। दैट मीन्स कि ये सिक्योरिटीज़ देखते हुए इन सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट में ही आप लोन दे सकते हो। दैट मीन्स कि आपका दायरा घटा देता है, कमर्शियल बैंक्स का दायरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया घटा देता है कि किन किन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट में आप लोन दे सकते हो। द सेंट्रल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन हैविंग ग्रेट पावर एंड प्रेस्टीज, ऑब्वियसली, therefore it can advise and request directly influence the credit policy of banks. तो सेंट्रल बैंक के पास में अच्छा खासा पावर और प्रेस्टीज है, तो ऑब्वियसली वो रिक्वेस्ट और एडवाइस कर सकता है कमर्शियल बैंक्स को, उनके क्रेडिट पॉलिसी को कंट्रोल और रेगुलेट कर सकता है। इंडिया में कुछ सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स यूज़ किए जाते हैं सेंसिटिव कमोडिटीज़ के प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। पहला, बैंक रेट। इकोनॉमिक सिचुएशन बगल में दिया हुआ है, हम लोग 6-7 पार्ट्स में जस्ट जो भी हम लोगों ने पढ़ा है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, समराइज कर देंगे। इस जगह पे हम लोग आके समराइज कर रहे हैं जो भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। स्टार्ट करते हैं बैंक रेट। दैट मीन्स बैंक रेट अगर इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से हम बताते हैं, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है तो बैंक रेट क्या किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। क्यों इंक्रीज किया जाएगा बैंक रेट? क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन है, महंगाई पहले से है, तो बैंक रेट बढ़ा देंगे, इंटरेस्ट का रेट बढ़ा देंगे। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मुहैया कराए कमर्शियल बैंक्स को, तो ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक्स हमको अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देगी, जिसके कारण हम डिस्करेज होंगे लोन लेने में, और हम लोन नहीं लेंगे तो मार्केट में, इकोनॉमी में क्रेडिट का पैसा कम फ्लो करेगा, और इसके कारण हमारा क्रेडिट कंट्रोल हो पाएगा, मार्केट का इन्फ्लेशन कंट्रोल हो पाएगा। सेकंड, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का उल्टा होता है। डिफ्लेशन के सिचुएशन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहेगा कि मार्केट में फंड ज़्यादा फ्लो करे, तो फंड ज़्यादा फ्लो कराने के लिए क्या करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कमर्शियल बैंक्स को लोन देता था वो घटा देगा। तो अब ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक्स जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें लोन देती हैं, पब्लिक को लोन देती है, वो भी घटा देगी, तो हम इंकरेज होंगे लोन लेने के लिए, हम अधिक लोन लेंगे तो पैसा अधिक मार्केट में फ्लो करेगा हमारे थ्रू। सेकेंड, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन में मैंने बताया था अभी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परचेज और सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परचेज एंड सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन सिचुएशन के लिए अलग अलग तरीके से। मार्केट में अगर इन्फ्लेशन हो, मार्केट में अगर महंगाई हो, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा? तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को और अदर एलिजिबल सिक्योरिटीज़ को क्या करेगा? सेल करेगा। तो जब वो सेल करेगा कमर्शियल बैंक्स को, मार्केट में इन्फ्लेशन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहता है कि मार्केट में क्रेडिट कंट्रोल हो, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या ऑप्शन देता है कमर्शियल बैंक्स को कि आप आइए हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज करिए।
कमर्शियल बैंक्स जब उनकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज कर लेंगे, जब कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिए गए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज करेंगे, खरीदेंगे, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथों में पैसा चला जाएगा और कमर्शियल बैंक्स के हाथों में पैसा घट जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने खरीदा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो पेमेंट किया, तो उसके कारण कमर्शियल बैंक्स के हाथों में पैसा कम होगा, और जो कमर्शियल बैंक्स के हाथों में पैसा कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली वो हमें लोन कम देगा, और हमें लोन कम देगा तो हमारे थ्रू मार्केट में, इकोनॉमी में पैसा कम हो जाएगा। इसी का उल्टा सिचुएशन डिफ्लेशन में, जब डिफ्लेशन का प्रोसेस होगा तो ऑब्वियसली क्या चाहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कि आपकी इकोनॉमी में पैसा अधिक घूमे, अधिक फंड का फ्लो हो, तो इसका उल्टा काम करेगा। सिंपली क्या करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बोलेगा आके कमर्शियल बैंक्स को कि आपके पास में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पड़ा हुआ है आप मुझे बेच दो, मैं खरीदने को रेडी हूँ। तो कमर्शियल बैंक्स के हाथों से, कमर्शियल बैंक्स के थ्रू वो क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज करेगा, खरीदेगा। जब खरीदेगा तो कमर्शियल बैंक्स को क्या करेगा, पेमेंट करेगा। कमर्शियल बैंक्स को जब पेमेंट करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो कमर्शियल बैंक्स के हाथों में पैसा आ जाएगा। कमर्शियल बैंक्स के हाथों में पैसा आएगा तो कमर्शियल बैंक्स का फंड बढ़ेगा। कमर्शियल बैंक्स का फंड बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक्स हमें अधिक लोन देंगे, वो हमें अधिक लोन देंगे तो ऑब्वियसली हम अधिक खर्चा करेंगे, तो इकोनॉमी में अधिक पैसा फंड फ्लो होगा। थर्ड, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। CRR इन्फ्लेशन के सिचुएशन में बढ़ा दिया जाता है और डिफ्लेशन के सिचुएशन में घटा दिया जाता है। SLR जो होता है वो इन्फ्लेशन के सिचुएशन में बढ़ा दिया जाता है और डिफ्लेशन के सिचुएशन में घटा दिया जाता है। नेक्स्ट, रेपो रेट। रेपो रेट मैंने बताया ना, रीपर्चेज रेट। रेपो रेट क्या किया जाता है, इन्फ्लेशन के सिचुएशन में बढ़ा दिया जाता है, दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे शॉर्ट टर्म के लिए, फॉर एग्जांपल 7 डेज, शॉर्ट टर्म के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक लोन देती है कमर्शियल बैंक्स को। तो रेपो रेट अगर बढ़ा देगा, मार्केट में अगर इन्फ्लेशन हो, मार्केट में महंगाई पहले से ही ज़्यादा हो, तो क्या करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक क्या करेगा, वो बढ़ा देगा रेपो रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा, सो दैट कि कमर्शियल बैंक्स कम लोन लें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। और जब अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कमर्शियल बैंक्स को लोन मिलेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक हमें अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देगा, तो हम डिस्करेज होंगे लेने के लिए, हम लोन नहीं लेना चाहेंगे। हम लोन कम लेंगे तो मार्केट में फंड का फ्लो कम होगा। और डिफ्लेशन के सिचुएशन में, जब इन्फ्लेशन का उल्टा सिचुएशन हो, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, रेपो रेट घटा देगा, दैट मीन्स कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर शॉर्ट टर्म के लिए क्रेडिट मुहैया करा देगा कमर्शियल बैंक्स के लिए। तो ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक को जब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो कमर्शियल बैंक हमें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर प्रोवाइड करेगा, शॉर्ट टर्म क्रेडिट लोन देगा। तो जब हमारे हाथ में कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन आएगा, हमारे हाथ में कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे शॉर्ट टर्म क्रेडिट आएगा, तो ऑब्वियसली हमें इंकरेज होंगे लोन लेने के लिए। हम अधिक लोन लेंगे तो मार्केट में फंड अधिक फ्लो होगा हमारे हाथों से। मार्जिन मनी, मार्जिन मनी बढ़ा दिया जाता है अगर इन्फ्लेशन का सिचुएशन हो, और डिफ्लेशन का सिचुएशन हो तो मार्जिन मनी घटा दिया जाता है। क्रेडिट राशनिंग, क्रेडिट राशनिंग भी एक तरीका होता है। इसमें क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन होगा तो राशनिंग इंक्रीज़ कर दिया जाता है, डिफ्लेशन होगा तो क्रेडिट राशनिंग घटा दिया जाता है। तो अल्टीमेटली ये कुछ तरीके थे प्राइस स्टेबिलिटी के और प्रायोरिटी के सेक्टर्स के हिसाब से सेक्टोरल बेस्ड रेट कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में।